बच्चों, आज हम कक्षा 6 विज्ञान जिज्ञासा की एड ग्रेड का अध्याय 2 सजीव जगत में विविधता के प्रश्नोत्तर करेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। एक विद्यार्थी ने मिट्टी से एक नवोद्भित पौधा खोद निकाला तथा प्रेक्षण किया कि उसके साथ पौधे का एक भाग भी बाहर निकल आया है। उस भाग से बाल जैसी संरचनाएं निकली हुई थी। यह पौधे का कौन सा भाग हो सकता है? ए पुष्प, बी पत्ती, सी तना, डी मूल। कि बाल जैसी संरचनाएं जड़ में होती है और जड़ को मूल भी कहते हैं, इसलिए आंसर है डी मूल। दिए गए चित्र में पीपल के पत्ते को दर्शाया गया है। पत्ते के शिरा विन्यास के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? ए समांतर शिरा विन्यास, क्योंकि प्राप्त डिजाइन में जाली जैसी शिराएं दिखाई दे रही हैं, तो हमें इसमें जाली जैसी शिराएं तो दिख रही है पर समांतर नहीं दिखाई दे रही, इसलिए इसका ए उत्तर सही नहीं है। समांतर शिरा विन्यास, क्योंकि प्राप्त डिजाइन में समांतर शिराएं दिखाई दे रही हैं। ये पता है कि समांतर नहीं, उसमें जाली जैसी शिराएं दिखाई दे रही है, इसलिए बी वाला भी ऑप्शन सही नहीं है। सी जालिका रूपी शिरा विन्यास, क्योंकि प्राप्त डिजाइन में जाली जैसी शिराएं दिखाई दे रही है, तो सी उत्तर सही है, क्योंकि हमें पीपल के पत्ते पर जाली जैसी शिराएं दिखाई देती है, इसलिए इसमें जालिका रूपी शिरा विन्यास होता है। डी में दिया है जालिका रूपी शिरा विन्यास, क्योंकि प्राप्त डिजाइन में समांतर शिराएं दिखाई दे रही हैं, समांतर नहीं है, इसलिए डी भी गलत है। ये इसका उत्तर है सी जालिका रूपी शिरा विन्यास, क्योंकि प्राप्त डिजाइन में जाली जैसी शिराएं दिखाई दे रही हैं। तीसरा है, विद्यार्थी नीचे तालिका में सूचीबद्ध विभिन्न पौधों का प्रेक्षण करता है। पौधे हैं पीपल, आम, नीम, केला, घास। विद्यार्थी ने इनमें से किन पौधों में समांतर शिरा विन्यास देखा होगा? एक बीजीय पौधों में समांतर शिरा विन्यास होता है। पीपल द्विबीजीय है, आम भी द्विबीजीय है, नीम भी द्विबीजीय है, केला और घास एक बीजीय है, इसलिए एक बीजीय केला और घास में समांतर शिरा विन्यास देखा होगा, इसलिए इसका उत्तर है डी केला तथा घास। चौथा प्रश्न है, इसमें ये चित्र दिया है, इसमें जड़ है क, ख और ग, तीन तरह की जड़ें दी गई हैं। प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जड़ों के नाम का वर्णन करता है जिन्हें कि क ख ग के रूप में नामांकित किया गया है? तो हम देख रहे हैं कि क में पार्श्व या सहायक जड़ें हैं, ख में मूसला जड़ है, ग में रेशेदार जड़ है। तब हमको देखना है कि कौन सा ये सही वर्णन करता है, कौन सा विकल्प। तो ए क पार्श्व जड़ें, ख मूसला जड़ें, ग रेशेदार जड़ें, तो ए वाला ऑप्शन ही सही वर्णन कर रहा है, क्योंकि क पे पार्श्व दिख रही है हमको, ख पे मूसला दिख रही है और ग पे रेशेदार जड़ें दिख रही हैं, इसलिए इसका ऑप्शन ए वाला सही है। अगला प्रश्न है, ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जीवों की सुरक्षा के लिए क्या अनुकूलता नहीं पाई जाती है? तो पतली त्वचा, मोटी त्वचा, त्वचा के नीचे मोटी वसा का आवरण। तो ठंडे प्रदेशों में मोटी त्वचा भी होती है और त्वचा के नीचे मोटी वसा का आवरण भी होता है, पतली त्वचा नहीं होती वहां के जीवों में, तो इसलिए इसका अनुकूलता नहीं पाई जाती, पतली त्वचा नहीं पाई जाती। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं केवल एक, केवल एक एवं दो, केवल एक एवं तीन, केवल एक, दो एवं तीन। तो केवल एक वाला नहीं पाई जाती, इसलिए ए वाला उत्तर इसका सही है। अगला प्रश्न है, अनुराधा अपने विद्यालय के बगीचे में देखती है कि कुछ पौधों की लता कोमल है और उन्हें चढ़ने और आगे बढ़ाने के लिए सहारे की आवश्यकता है, वह लता है। तो जिन्हें चढ़ने और आगे बढ़ाने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है वह लता आरोही लता कहलाती है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है।
अगला है, चित्र में दर्शाए बीज पत्र को ध्यानपूर्वक देखकर निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा उसमें बीज पत्र, शिराविन्यास और जड़ के प्रकार का पता लगाइए। तो ये चित्र है। अब दिया है एक बीजपत्री, जालिका रूपी शिराविन्यास, मूसला जड़ तंत्र। तो हमें यहाँ दो बीजपत्र दिख रहे हैं इस चित्र में, इसलिए ए वाला ऑप्शन तो सही नहीं है। दूसरे में भी एक बीजपत्री, समांतर शिराविन्यास, मूसला जड़ तंत्र, तो एक बीजपत्री नहीं द्विबीजपत्री दिख रहा है। तीसरे में द्विबीजपत्री, जालिका शिराविन्यास और झकड़ा जड़ तंत्र। तो हमको ये जड़ तंत्र इसमें मूसला दिख रहा है, इसलिए सी वाला ऑप्शन भी सही नहीं है। द्विबीजपत्री, जालिका शिराविन्यास और मूसला जड़, तो ये डी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि हमें इसमें द्विबीजपत्री भी दिख रहा है, मूसला जड़ भी दिख रही है, और जब द्विबीजपत्री और मूसला जड़ होती है तो उनके पत्तियों में जालिका शिराविन्यास होता है, इसलिए इसका उत्तर डी सही है। अगला है, सविता की मां ने बगीचे में सब्जियों के पौधे लगाए। सविता ने बगीचे में लगे टमाटर के पौधे से कुछ टमाटर तोड़ते समय यह ध्यान दिया कि इस पौधे का तना कोमल और हरा है। आप पता लगाइए इसे किस वर्ग में रखा जा सकता है। तो जिन पौधों का तना कोमल और हरा होता है उन्हें शाक कहते हैं, इसलिए इसका उत्तर ए शाक सही है। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी द्वारा शंक्वाकार वृक्ष का चित्र बनाया गया जिसकी पत्तियां नुकीली, शाखाएं लचीली और झुकी हुई प्रतीत होती हैं। यह वृक्ष किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो शंक्वाकार वृक्ष जहां बर्फ गिरती है ऐसे क्षेत्र में पाया जाता है ताकि उनके ऊपर बर्फ ठहर ना सके। तो जलीय क्षेत्र में, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में, लद्दाख के मरुस्थलीय क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में, तो वो पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाएंगे क्योंकि वहां पे बर्फ गिरती है, इसलिए इसका उत्तर डी पर्वतीय क्षेत्र सही है। प्रश्न 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शब्द हैं पवित्र, उपवन, भिन्न, समूहन, समांतर, जालिका रूपी, अनुकूलन। तो पहला है, पौधे और जंतुओं को उनकी सामान्य विशेषताओं के आधार पर समूह में व्यवस्थित करने की विधि को कहा जाता है। तो समूहन कहा जाता है समूह में व्यवस्थित करने की विधि को। सामान्यतः एक बीजपत्री पौधों की पत्तियों में शिराविन्यास एवं द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में शिराविन्यास पाया जाता है। तो एक बीजपत्री पौधों की पत्तियों में समांतर और द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में जालिका रूपी। विभिन्न क्षेत्रों की जैव विविधता भिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण एक दूसरे से भिन्न होती है। पवित्र उपवन का संरक्षण स्थानीय समुदाय द्वारा किया जाता है और किसी को भी किसी जीव जंतु, पेड़ों या क्षेत्र को क्षति पहुंचाने की अनुमति नहीं है। अगला है, पौधे एवं जंतुओं को किसी विशेष स्थान पर जीवित रहने के लिए सक्षम बनाने वाली विशिष्ट विशेषताएं कहलाती हैं, तो अनुकूलन कहलाती हैं। प्रश्न 3 है, कठोरता के आधार पर पौधों को कितने वर्गों में बांटा गया है? उनको दो उदाहरण के द्वारा समझाइए। तो कठोरता के आधार पर पौधों को 3 वर्गों में बांटा गया है। इसमें शाक, झाड़ी और वृक्ष। तो शाक के उदाहरण है टमाटर और पालक, झाड़ी के गुलाब और गुड़हल, वृक्ष के आम और नीम। अगला प्रश्न है, दिए गए फ्लो चार्ट में क और ख में कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं? तो इसमें फ्लो चार्ट में दिया हुआ है पौधा, क्या इसमें पत्तियां हैं? तो हाँ। शिराविन्यास कैसा है? तो जालिका रूपी। इधर समांतर बीज कैसे हैं? तो जालिका रूपी में द्विबीजपत्री होगा और एक बीजपत्री समांतर में होगा। जड़ें, तो एक बीजपत्री की रेशेदार जड़ें होती हैं, द्विबीजपत्री की मूसला जड़ें होती हैं। तो उदाहरण हो गए एक बीजपत्री के गेहूं, घास, मक्का, और द्विबीजपत्री मूसला जड़ के उदाहरण हो गए चना, मटर, राजमा। अब प्रश्न 5 है, दी गई तालिका के जंतुओं की गति और गति के लिए प्रयुक्त शरीर के अंग लिखिए। तो तालिका है, इसमें पहला जंतु है तिलचट्टा। तो तिलचट्टे की गति होती है चलना और उड़ना, तो उसके प्रयुक्त अंग होता है पैर और पंख। केंचुआ, तो केंचुआ रेंगना, प्रयुक्त अंग पैर। गाय चलना, पैर। तितली उड़ना, पंख। तोता उड़ना, चलना, पंख और पंजे। छिपकली रेंगना,
पैर और पंजे की सहायता से रेंगती है वो। मेंढक उछलना तो टांगे और पंजे पे उछलता है। मक्खी उड़ना पैर और पंख। घोड़ा चलना दौड़ना टांगे से दौड़ता चलता है वो। मगरमच्छ रेंगना तैरना पैर और पूंछ। प्रश्न 6 है, स्थानीय समुदाय द्वारा जैव संपदा का संरक्षण किस प्रकार किया जाता है और इसे क्या कहते हैं? तो स्थानीय समुदाय द्वारा जैव संपदा का संरक्षण सामुदायिक रूप से किया जाता है और इसे पवित्र उपवन कहते हैं। प्रश्न 7 है, पर्वतीय एवं मरुस्थलीय क्षेत्र के पेड़ पौधों एवं जंतुओं में विविधता देखने को मिलती है। इस विविधता को क्या कहते हैं? परिभाषित कीजिए। तो उत्तर है, पर्वतीय मरुस्थलीय क्षेत्र के पेड़ पौधों एवं जंतुओं में विविधता देखने को मिलती है। इस विविधता को जैव विविधता कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक जालिका रूपी शिलाविन्यास और एक समांतर शिलाविन्यास दर्शाते हुए एक एक पत्ती का चित्र बनाइए। जालिका रूपी शिलाविन्यास में हम पीपल की पत्ती का या गुड़हल की पत्ती का, और समांतर शिलाविन्यास में घास या केले की पत्ती का चित्र बना सकते हैं। यहाँ गुड़हल और केले की पत्ती का चित्र दिया हुआ है। प्रश्न 9 है, बतख के पंजे में कौन सी विशेष संरचना पाई जाती है और यह किस कार्य में सहायक है? तो बतख के पंजे में झिल्लीदार संरचना पाई जाती है जिससे वह पानी में आसानी से चल एवं तैर सकती है। प्रश्न 10 है, दिनेश अपने मित्र सुरेश से तर्क करता है कि गर्म मरुस्थल में रहने वाला ऊंट बिना जल पिए कई दिनों तक जीवित रह सकता है, क्यों? तो सुरेश द्वारा इसके स्पष्टीकरण के लिए कौन कौन से उत्तर दिए गए? तो सुरेश द्वारा निम्न उत्तर दिए गए। गर्म मरुस्थल में रहने वाला ऊंट कम मात्रा में मूत्र विसर्जन करता है, उनका गोबर सूखा होता है और उन्हें पसीना भी नहीं आता। चूंकि ऊंट अपने शरीर से बहुत अधिक पानी का त्याग नहीं करते हैं, इसलिए बिना जल पिए भी वे कई दिनों तक जीवित रह सकते हैं। प्रश्न 11 है, नीलगिरी के बुरांश और सिक्किम के बुरांश के पौधे वातावरण में जीवित रहने के लिए किस प्रकार अनुकूलित हैं, समझाइए। तो नीलगिरी के बुरांश की ऊंचाई कम होती है और उनके पत्ते छोटे होते हैं जिससे वह पहाड़ की चोटियों पर तेज हवाओं में जीवित रह सकते हैं, जबकि सिक्किम के बुरांश के पौधे लंबे एवं शंकु आकार के होते हैं जिससे जब वहां बर्फ गिरती है तो वह उन पर ठहर नहीं पाती। प्रश्न 12 है, चित्र में दी गई पत्तियों में दिख रही बारीक रेखाएं क्या दर्शा रही है? क्या सभी पत्तियां में एक समान रेखाएं दिखती हैं? तो यह हमें पीपल की, केले की, लिली की पत्ती दी हुई है और हमें इनमें समांतर, केले और लिली में तो समांतर रेखाएं दिख रही हैं पर पीपल में जालिका रूपी दिख रही हैं। तो चित्र में दी गई पत्तियों में दिख रही बारीक रेखाएं शिराएं कहलाती हैं। सभी पत्तियों में एक समान रेखाएं नहीं होती। पीपल की पत्तियों में जालिका रूपी रेखाएं, जबकि केले एवं लिली की पत्तियों में समांतर रेखाएं हैं। प्रश्न 13 है, रानी अपनी मित्र मोहिनी के साथ खेत गई। वहां उसने खुरपी की सहायता से पौधों की जड़ को नुकसान पहुंचाए बिना एक चने का पौधा और एक गेहूं का पौधा निकाला और दोनों प्रकार के पौधों का अवलोकन किया। आपके अनुसार उन्हें अवलोकन में जड़ें एवं पत्तियों का शिराविन्यास किस प्रकार दिखाई दिया होगा? उत्तर 13, उन्हें चने के पौधों की जड़ों में मूसला जड़ एवं पत्तियों में जालिका रूपी शिराविन्यास व गेहूं के पौधों की जड़ों में रेशेदार या झकड़ा जड़ें एवं पत्तियों में समांतर शिराविन्यास दिखाई दिया होगा। प्रश्न 14, कक्षा शिक्षिका द्वारा बोर्ड पर तालिका में कुछ आंकड़े दिए गए हैं। आंकड़ों के समूह के आधार पर इन पौधों के उदाहरण का पता लगाइए और तालिका पूर्ण कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर खोजिए। अब इसमें है समूह का द्विबीजपत्री मूसला जड़, तो इसके उदाहरण हो जाएंगे चना, राजमा, मटर, गाजर, मूली। समूह का एक बीजपत्री झकड़ा जड़, तो इसके उदाहरण है गेहूं, घास, केला, मक्का, प्याज।
समूह क के पौधों में और क्या समानताएं हैं? तो समूह क के पौधों की पत्तियों में जालिका रूपी शिराविन्यास है, क्योंकि द्विबीजपत्री वृक्षों की पत्तियां में जालिका रूपी शिराविन्यास होता है। अब प्रश्न अगला है, समूह ख के पौधों में और क्या समानताएं हैं? तो समूह ख एक बीजपत्री है, इसलिए उनकी पत्तियों में समांतर शिराविन्यास है। प्रश्न 15 है, मुसला जड़ तंत्र एवं झकड़ा जड़ तंत्र को दर्शाते हुए नामांकित चित्र बनाइए। तो ये मुसला जड़ का है, इसमें द्वितीयक जड़ और मुख्य जड़ है, और ये चित्र रेशेदार जड़ों का है, रेशेदार या झकड़ा जड़ें। प्रश्न 16, क्या सभी बीज एक जैसे होते हैं? क्या किसी पौधे के बीज जड़ों के प्रकार पत्ती के शिराविन्यास में परस्पर संबंध होता है? उदाहरण द्वारा समझाइए। तो नहीं, सभी बीज एक जैसे नहीं होते। हाँ, पौधे के बीज जड़ों के प्रकार पत्तियों के शिराविन्यास में परस्पर संबंध होता है। उदाहरण, एक बीजपत्री पौधों में झकड़ा जड़ें व पत्तियों में समांतर शिराविन्यास पाया जाता है, जबकि द्विबीजपत्री पौधों में मुसला जड़ें एवं जालिका रूपी शिराविन्यास पाया जाता है। प्रश्न 17, शिक्षक ने स्कूल के कार्यक्रम के दौरान एक छात्रा को सेम बल्लर एवं दूसरे छात्र को तरबूज बनाया। अब सेम बल्लर तरबूज से पूछती है कि तुम्हें विसर्पी लता समूह में क्यों रखा गया और मुझे आरोही लता समूह में क्यों रखा गया है। तो कि आपने देखा होगा कि तरबूज जमीन पर चलता है, उसे सहारे के लिए जमीन की जरूरत पड़ती है, और बल्लर यानी बालोर को ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की जरूरत होती है। तो तरबूज का पौधा भूमि की सतह पर फैलकर बढ़ता है, इसलिए उसे विसर्पी लता समूह में रखा गया है, जबकि सेम बल्लर के पौधे को ऊपर चढ़ने और बढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें आरोही लता समूह में रखा गया है। प्रश्न 18, राजस्थान का रहने वाला मानस अपने माँ पिताजी के साथ लद्दाख घूमने गया। उसने वहां 2 कुबड़ वाला ऊंट देखा। उसने अपने पिताजी से पूछा कि अपने यहाँ के ऊंट में तो एक ही कुबड़ होती है, लद्दाख के ऊंट में 2 कुबड़ क्यों पाई जाती है? तो लद्दाख एक ठंडा मरुस्थल है, जहाँ अत्यधिक सर्दियों के दिनों में भोजन उपलब्ध नहीं होता, इसलिए वहां के ऊंट में 2 कुबड़ पाई जाती है, जिसमें वह भोजन का संग्रह करके रखते हैं ताकि बर्फीले मौसम में वह कुबड़ में संचित भोजन का उपयोग कर सकें। प्रश्न 19 है, मटर और गेहूं के बीज को 2-3 दिन के लिए पानी में भिगोइए। बीजों का आवरण हटाकर बीजों की संरचना को देखें। अब मटर और गेहूं के बीजों की संरचना का अवलोकन करें। क्या वे समान हैं अथवा भिन्न हैं? विस्तार पूर्वक समझाइए, चित्र बनाकर समझाइए। तो ये चने का बीज है और ये गेहूं के बीज की संरचना है। चने या मटर के बीज में द्विबीजपत्र होते हैं, गेहूं के बीज में एक बीजपत्र होता है। तो हमने मटर और गेहूं के कुछ बीजों को 2 से 3 दिन के लिए पानी में भिगोया, फिर इनके आवरण को हटाकर उनकी बीज संरचना को देखा, तो हमने पाया कि मटर के बीज अपने बीज आवरण के अंदर 2 भागों में विभक्त हो गया है। इस प्रत्येक भाग को बीजपत्र कहते हैं। जिन पौधों के बीजों में 2 बीजपत्र होते हैं उन्हें द्विबीजपत्री कहा जाता है। गेहूं के बीज में एक पतला बीजपत्र है, ऐसे बीजपत्र वाले पौधों को एक बीजपत्री कहा जाता है। प्रश्न 20, एक क्षेत्र की जैव विविधता अन्य क्षेत्रों की जैव विविधता से अलग क्यों होती है? मरुस्थलीय एवं पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले पादपों पौधों का आधार बनाकर समझाइए। तो विभिन्न क्षेत्रों की जैव विविधता भिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण एक दूसरे से भिन्न होती है। मरुस्थलीय क्षेत्र में बहुत कम जल उपलब्ध रहता है।
शुष्क मरुस्थल दिन में अत्यधिक गर्म और रात्रि में अत्यधिक ठंडे होते हैं, इसलिए इन मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधों के मांसल तने जल को संग्रहित कर सकते हैं और उन स्थानों की गर्म परिस्थितियों को सहन करने में पौधों की सहायता करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में प्रायः हिमपात होता है। ऐसी परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए कुछ वृक्षों की बनावट ऐसी होती है कि उन पर बर्फ टिकती नहीं है, बल्कि आसानी से फिसल जाती है। देवदार के वृक्षों की शंक्वाकार आकृति और नीचे झुकी हुई शाखाएं उन्हें आसानी से ऐसा करने में सक्षम बनाती हैं। प्रश्न 21। गर्म मरुस्थल में रहने वाला ऊंट और ठंडे मरुस्थल में रहने वाले ऊंट की जैव विविधता विभिन्न परिस्थितियों के कारण एक दूसरे से बहुत अलग होती है, क्यों? तो गर्म मरुस्थल के ऊंट के पैर लंबे होते हैं, जिनमें चौड़े खुर होते हैं। यह लंबे पैर और चौड़े खुर उन्हें रेत में बिना धंसे चलने में सहायता करते हैं। वहीं ठंडे मरुस्थल के ऊंट की ऊंचाई और पैर गर्म मरुस्थल के ऊंटों की तुलना में छोटे होते हैं। यह छोटे पैर उन्हें ठंडे पहाड़ी मरुस्थलीय क्षेत्र में आसानी से चलने में सक्षम बनाते हैं। गर्म मरुस्थल के ऊंट में एक कुबड़ होता है, जो भोजन की कमी के दौरान उन्हें जीवित रखने में सहायक होता है। वहीं ठंडे मरुस्थल के ऊंट में दो कुबड़ होते हैं, क्योंकि ठंडे मरुस्थल में सर्दियों में अधिक भोजन उपलब्ध नहीं होता। उस समय यह अपने कुबड़ों में संग्रहित भोजन का उपयोग करते हैं। और ठंडे मरुस्थल के ऊंट में सिर से लेकर गर्दन के नीचे भाग तक लंबे बाल होते हैं, जो उनको ठंडे मौसम में जीवित रहने में सहायता करते हैं। प्रश्न 22 है, निम्नलिखित स्थानीय पौधों का अवलोकन नीचे लिखे निर्देशों के आधार पर कीजिए। नीम, तुलसी, आम, बबूल, आंवला, केला, गुड़हल। बीज की प्रकृति, तो केवल केला एक बीजपत्री है, बाकी सभी द्विबीजपत्री हैं। जड़ तंत्र, चूंकि केला एक बीजपत्री है, इसलिए उसमें रेशेदार या झकड़ा जड़ होंगी, बाकी सभी पौधे में मूसला जड़ होती है। तने की प्रकृति, तो नीम में काष्ठीय, ऊंचा, मोटा, कठोर, भूरा। तुलसी में काष्ठीय, पतला, छोटा, भूरा, कठोर, जमीन के निकट शाखाएं। आम काष्ठीय, मोटा, ऊंचा, भूरा, कठोर। बबूल भी काष्ठीय, पर आम और नीम की तुलना में छोटा, कठोर और भूरा। आंवला काष्ठीय, मोटा, कठोर, भूरा। केले का तना चिकना और हरा। गुड़हल काष्ठीय, पतला, कठोर, भूरा, जमीन के निकट। शिराविन्यास, तो केले में समांतर शिराविन्यास होगा, बाकी सभी में जालिका रूपी शिराविन्यास होगा। अन्य विशेष लक्षण, तो नीम तीव्र गति से बढ़ने वाला वृक्ष है। तुलसी, इसके बीज चपटे और छोटे होते हैं। आम, तो आम का वृक्ष कई वर्षों तक जीवित रह सकता है। बबूल, तो बबूल के पेड़ की शाखाओं में कांटे पाए जाते हैं। और आंवला, तो आंवला एक मध्यम आकार का वृक्ष है। केला, केले की पत्तियां बड़ी एवं चौड़ी होती हैं। और गुड़हल, इसके फूल विभिन्न रंगों के एवं घंटी के आकार के होते हैं। प्रश्न 23 है, इसमें मैदानी बकरी और पर्वतीय बकरी का चित्र दिया है। दिए गए चित्र को ध्यान से देखते हुए उनकी समानताएं एवं असमानताएं बताइए और इनमें पाए जाने वाले अंतरों का कारण स्पष्ट कीजिए। तो समानताएं कि दोनों ही शाकाहारी जंतु हैं, दोनों में सींग पाए जाते हैं, दोनों बकरियों में खुर पाए जाते हैं, दोनों ही बकरियों के शरीर पर बाल होते हैं। अब असमानताएं हैं कि पर्वतीय बकरी में कुबड़ होती है, जबकि मैदानी बकरी में कुबड़ नहीं पाई जाती। पर्वतीय बकरी के सींग गोल घुमावदार होते हैं, जबकि मैदानी बकरी के सींग सीधे होते हैं। मैदानी बकरी के खुर बीच में से कटे हुए होते हैं, जबकि पर्वतीय बकरी के खुर चौड़े होते हैं।
मैदानी बकरी के शरीर पर छोटे एवं कम घने बाल होते हैं, जबकि पर्वतीय बकरी के शरीर पर लंबे एवं घने बाल होते हैं। मैदानी बकरी के पैर लंबे होते हैं, जबकि पर्वतीय बकरी के पैर छोटे होते हैं। अब मैदानी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली बकरियों में अंतर उनकी भिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण पाए जाते हैं। परियोजना कार्य में प्रोजेक्ट कार्य 1 है, भारत की जैव विविधता के संरक्षण की दिशा में काम करने वाले भारतीय वैज्ञानिकों जैव विज्ञानी की सूची तैयार कीजिए और उनके द्वारा किए गए कार्य का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। तो इसके अंतर्गत पहला वैज्ञानिक हैं सलीम अली, इनका योगदान है, इन्होंने भारत में पक्षी सर्वेक्षणों का नेतृत्व किया और पक्षी विविधता के बारे में हमारी जानकारी को समृद्ध किया। अगले हैं डॉक्टर कमलेश बावा। तो डॉक्टर बावा ने पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण अनुसंधान के लिए अशोक ट्रस्ट की स्थापना की, जो भारत में जैव विविधता संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने वाली संस्था है। अगले हैं माधव गाडगिल। तो माधव गाडगिल ने जैव विविधता संरक्षण और सामुदायिक भागीदारी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने भारत के पहले बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सामुदायिक आधारित संरक्षण की वकालत की। फिर है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन ने जैव विविधता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने न केवल हरित क्रांति के माध्यम से भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रोजेक्ट 2 है, अपने दादा दादी से चर्चा कर विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं को खोजिए जो कि दादा दादी के समय दिखाई देते थे परंतु वर्तमान में कम अथवा नहीं दिखाई देते, एवं पौधों और जंतुओं के चित्र एकत्रित कर एक स्क्रैप बुक तैयार कीजिए। तो विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतु जो हमारे दादा दादी के समय दिखाई देते थे परंतु वर्तमान में कम अथवा नहीं दिखाई देते, ऐसे पौधों एवं जंतुओं के नाम निम्न हैं। पौधे में है गूगल, करोंदा, लसोड़ा, शहतूत आदि कम दिखाई देते हैं। जंतु गिद्ध, चील, मैना आदि आज नहीं दिखाई देते हैं और कौवा, कोयल, गोरैया बहुत कम दिखाई देते हैं। और ये चित्र हैं करोंदा, लसोड़ा, शहतूत, गूगल, गिद्ध, चील, मैना, गोरैया, इन सब के चित्र हैं। प्रोजेक्ट 3 है, भारत सरकार ने जैव विविधता के संरक्षण के लिए बाघ परियोजना की तरह अन्य कौन कौन सी परियोजनाएं संचालित की है, पता लगाइए और तालिका पूर्ण कीजिए। तो इसमें परियोजना का नाम है हाथी परियोजना। इसको लागू करने का समय 1992 है। परियोजना का उद्देश्य था जंगली एशियाई हाथियों का संरक्षण। तो भारत सरकार द्वारा किया गया प्रयास पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जंगली एशियाई हाथियों के संरक्षण के लिए तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान की गई। अगला है हिमालयन कस्तूरी मृग परियोजना। इसको 1981 में लागू किया गया था। कस्तूरी मृगों के संरक्षण के लिए यह परियोजना उत्तराखंड में विलुप्त की कगार पर पहुंच चुके कस्तूरी मृगों की घटती जनसंख्या को रोकने और उनके प्राकृतिक आवास को बचाने के लिए शुरू की गई थी। अगला है प्रोजेक्ट राइनो। इसे 1987 में लागू किया गया था गेंडे का संरक्षण के लिए। तो असम के काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य में एक सींग वाले गेंडे को विलुप्त होने से बचाने के लिए शुरू किया गया था। यह 430 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ गेंडों का प्राकृतिक आवास है। फिर प्रोजेक्ट हंगुल 1970 में शुरू किया गया। ये कश्मीरी हिरणों का संरक्षण के लिए शुरू हुई थी। यह परियोजना 1970 में कश्मीर घाटी में विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुके अत्यधिक संकटग्रस्त कश्मीरी हिरण को बचाने के लिए शुरू की गई थी। अगला है मगरमच्छ प्रजनन परियोजना। इसे 1975 में लागू किया गया था मगरमच्छों की लुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण करने के लिए। तो मगरमच्छों की 3 लुप्त प्राय प्रजातियों गेवी एलिस, गेंगेटिकस, क्रोकोडाइलस पलुस्ट्रिस और खारे पानी के मगरमच्छ क्रोकोडाइलस पोरोसस को संरक्षित करना इसका उद्देश्य था।
इसी के साथ हमारा विज्ञान का अध्याय 2 समाप्त होता है। जल्द ही हम अध्याय 3 के साथ फिर मिलेंगे।